स्टूडेंट, दिस इज मुकुंद लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का यूटिलाइजेशन क्लास 12 में भी है, नीट और आईआईटी में भी है। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत चेंज हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो हम शुरुआत करेंगे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा हमारा मोल कंसेप्ट। तो चैनल के साथ बने रहिए। हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुकुंद लाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर का यूटिलाइजेशन क्लास 12 में भी है, नीट और आईआईटी में भी है। तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री के प्रति आपका इंटरेस्ट बहुत चेंज हो जाएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो हम शुरुआत करेंगे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही होगा हमारा मोल कंसेप्ट। उससे पहले हम समझते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है। तो याद कीजिए, आप क्लास 9 में पढ़ते आए हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम है। क्या एटम को हम देख सकते हैं? नहीं, इट इज इनविजिबल। अगर एटम को हम देख नहीं सकते हैं, इट इज इनविजिबल, तो क्या हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जवाब है आपका नहीं। जो चीजें दिख नहीं रही हैं उसका मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लेकिन इस अनहोनी को होनी करने के लिए इस दुनिया में एक महान साइंटिस्ट ने अवतार लिया जिसको हम बोलते हैं अमादियो अवगाद्रो, और उन्होंने दिया एक अवगाद्रो हाइपोथेसिस और इस हाइपोथेसिस से इस मिस्ट्री पर से पर्दा क्या हो गया? हट गया। और यहां से शुरू होता है कैलकुलेशन एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू अवगाद्रो हाइपोथेसिस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बहुत बड़ा डिफिनेशन था उस समय के लिए और आज भी। तो इस डिफिनेशन से हम क्या समझते हैं कि दो अगर गैस को ले लिया जाए जिनका वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, और हमने कंडीशन भी क्या रखा है? सेम रखा है। टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे। क्योंकि जब इनके पार्टिकल्स एक एक पार्टिकल्स अगर सेम है तो इनका हम क्या कर सकते हैं? मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेम अमाउंट ऑफ गैस को क्या किया गया? लिया गया उसी कंडीशन पे, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनका रेशियो जब निकाला गया तो वैल्यू 1:16 आई। तो इसका 1:16 का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जो मास है वो हाइड्रोजन से क्या है? 16 टाइम्स ज्यादा है। क्या ये ऑक्सीजन का रियल या एक्चुअल एटॉमिक मास है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो कंपेयर करके निकाला है। हाइड्रोजन के मास को 1 रखा तो ऑक्सीजन का मास क्या निकल के आया? 16। तो ये जो हम कंपेयर से मास निकाल रहे हैं इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एक बात तो तय है कि जितने भी मास कैलकुलेट किए गए हैं वो एटम के एक्चुअल मास नहीं है, वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब क्या किया गया कि हाइड्रोजन को बेस मानकर लगभग सारे एलिमेंट का मास निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन देखा गया कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मास किसमें आता था? फ्रैक्शन में आता था। फ्रैक्शन में आता था। तो इस चीज को, शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए क्या किया गया? कार्बन को बेस लिया गया। अब कार्बन को क्यों बेस लिया गया? तो बच्चों, कार्बन को बेस लिया गया और जब कार्बन को बेस लिया गया तो ये बिल्कुल सेटलमेंट हो गया। लगभग सारे एटम का मास क्या हो गया? कैलकुलेट हो गया। और वहीं से हमारे पास एक डिफिनेशन आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का कि कोई भी एटम या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 से, कार्बन 12 एक आइसोटोप है जो सबसे ज्यादा, एक्चुअली आइसोटोप क्या है हम आगे और आपको बताएंगे कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14। लेकिन जो नेचर में सबसे ज्यादा एबंडेंस है वो C12 है। तो इसी को बेस मान के क्या किया गया?
रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एटॉमिक मास डिफिनीशन, C12 से कंपेयर करने के बाद कोई भी एलिमेंट कार्बन 12 से कितना भारी है और कितना हल्का है, यानी कितना लाइट है और कितना हैवी है, वही उसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम कार्बन 12 से कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का मास क्या निकल के आएगा 1, ऑक्सीजन का कितना निकल के आएगा 16, नाइट्रोजन का कितना निकल के आएगा 14। तो सारे जो भी एलिमेंट के मास निकाले गए हैं वो किससे कंपेयर करके निकाले गए हैं, C12 से। अब यहाँ पे एक बात आपको जानना है कि कार्बन 12 से मास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें एक यूनिट भी चाहिए, क्योंकि हम इसका यूनिट क्या रखेंगे। तो कार्बन 12 से जो मास हम कैलकुलेट करते हैं इसका एक यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो बच्चों एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए एक जैसे इमेजिनेशन, एक्चुअली ये सारे हाइपोथेसिस हैं तो ज्यादा बेटर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, इसके लिए आपको थोड़ा सा हाइपोथेसिस करना होगा। सपोज ये कार्बन 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन 12 है। तो इसका जो एक ब्लॉक है इसको हम क्या बोलेंगे 1/12 बोलेंगे। तो देखिए है क्या कि कोई भी 1 एटॉमिक यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ कार्बन 12 का कोई भी एटम है, उसी को हम क्या बोलेंगे 1 AMU। जैसे अगर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहें, यानी एक AMU 1 AMU को डिफाइन कर सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी ये सपोज मान लेते हैं कार्बन 12 का आइसोटोप है, तो इसका 1 ब्लॉक 1/12 है। तो इस 1/12 से हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का कंपेयर करेंगे कि उसका कितना मास आ रहा है। इस 1 ब्लॉक से उस पार्टिकुलर एटम का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि उसका कितना मास आ रहा है। जितना मास उसका आएगा उसको हम बोलेंगे उसका एलिमेंट का 1 AMU। तो इस 1 AMU को हम इजीली समझ सके हैं कि ये क्या है, कार्बन 12 से जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो इसका क्या है, एक यूनिट है। अब एक बात और याद रखना है आपको कि यूनिफाइड स्केल, यानी C12 से कंपेयर करने के बाद जो भी एटम या एलिमेंट का हम मास निकालेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफाइड स्केल। तो एक बात तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो भी हमारे मास हैं, किसी भी एटम के एलिमेंट के जो मास हैं वो एक्चुअली क्या है, C12 से कंपेयर करने के बाद क्या किए गए हैं, कैलकुलेट किए गए हैं। तो क्लियर हो गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल मास नहीं है। तो जब एक्चुअल मास नहीं है तो क्या हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अमादियो अवोगाद्रो ने क्या किया, इसको पॉसिबल कर दिया और उन्होंने अपने उसी अवोगाद्रो हाइपोथेसिस का यूज किया और उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, उनका थ्योरी क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी का यूज करके उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या किए, कैलकुलेट कर दिए। जैसे उन्होंने 2 सब्सटेंसेस लिए, सब्सटेंसेस A और सब्सटेंसेस B, दोनों का मास उन्होंने रखा 1 और दोनों को सेम कंडीशन पे रखा। तो उसमें उन्होंने पाया कि इनमें नंबर ऑफ जो पार्टिकल हैं वो क्या है, सेम है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है, सेम है। तो ये बात तो क्लियर है कि उन्होंने अपने थ्योरी का यूज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू थी 6.022137 into 10 to the power 23। इस इतने बड़े जो नंबर को कैलकुलेशन में इतना बड़ा यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे 6.022 into 10 to the power 23। यही से शुरू होता है मोल कंसेप्ट। और एक बात अब क्लियर है कि एक मोल में अब इतने ही पार्टिकल्स क्या है, होंगे अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो। तो अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मार्केट भेजा जाए सामान खरीदने के लिए तो मार्केट में जो भी इंटिटीज या सामान अवेलेबल हैं आप उसको कितने वे से खरीद सकते हो, 3 वे से। या तो आप अगर कोई सब्सटेंसेस ले रहे हो तो या तो वेट करोगे, वजन करोगे, लिक्विड है तो आप तो या लीटर में लोगे, और अगर पार्टिकल्स को काउंट कर सकें तो पार्टिकल्स को काउंट करके लोगे। जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं आपको पोटैटो लेना है तो आप क्या करोगे, मास में लोगे, 1 kg 2 kg 3 kg लोगे। मैं बोलूं अगर मिल्क लेके आना है तो क्या करोगे, लीटर में लोगे,
हाफ लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। लेकिन मैं बोलूँ अगर बनाना लेके आना है तो आप काउंट कर बोलोगे। तो यही 3 तरीका है क्या करने के लिए, किसी भी सबस्टांसेस को मेजरमेंट करने के लिए। तो अवगाद्रो ने भी इन्हीं तीनों चीजों का यूज किया। तो हम अब मोल को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको आप अगर अच्छे से समझ गए तो फिर आपका ये मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया। और मोल कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि आप क्लास 12th में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, नीट और IIT में कर सकते हैं। तो समझते हैं मोल कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑन द बेसिस ऑफ मास। पहला है मास के बेसिस पे, फिर दूसरा वॉल्यूम के बेसिस पे, तीसरा पार्टिकल के बेसिस पे मोल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मोल को कैलकुलेट करने का हमारा टेक्निक होगा मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज हम बाद में करेंगे, आप थोड़ा इसको बाद में रखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मोल सोडियम में उसका कितना मास होगा। तो देखिए 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है 23। तो 1 मोल अगर हम सोडियम लेंगे तो उसका मास कितना आएगा 23 आएगा। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, नॉट मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या है 16। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 तो कितना हो जाएगा 32। 1 मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 44। अब एक बात आपको याद रखना है, अगर आप इन मास को ग्राम में डिनोट करना चाहते हो, तो अगर आप इसको ग्राम में डिनोट करते हो, ग्राम में, तो इनको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है कि एटॉमिक मास को ग्राम में डोनेट करने को ही क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे मोल को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कैलकुलेट मोल 4.4 ग्राम CO2। अब 4.4 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे, तो मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है CO2 का, मोल कितना सबस्टेंस दिया गया है 4.4, तो हम लिखेंगे मोल इक्वल टू 4.4। अच्छा CO2 का मोलर मास क्या है, व्हाट इज द मोलर मास, फार्मूला मास को हम क्या बोलना है मोलर मास। अब फार्मूला मास में हम जब आप मोल निकाले थे CO2 का तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, टोटल कितना हो गया 44। तो ये जो फार्मूला मास है इसी को हम क्या बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 44। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1। तो ये मोल कितना हो गया 0.1। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2.3 ग्राम सोडियम। अब 2.3 ग्राम सोडियम में कैसे होगा, गिवन मास क्या है मोल इक्वल टू गिवन मास 2.3, और सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0.1। ये है। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें कि 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम वाटर है, तो इसका हम मोल कैसे निकाल सकते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास क्या है 90, और इसका H2O का मोलर मास H2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो जाएगा 18। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 18 से, तो कितना हो जाएगा 5 मोल। तो इसका आंसर क्या निकल के आया 5 मोल। तो हम ये देख रहे हैं कि मास के बेसिस पे अगर हमको मोल निकालना है तो सिंपली हम यूज कर सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हम बात करेंगे कि वॉल्यूम के बेसिस पे हम कैसे मोल निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, इसके लिए देखिए हमारे पास वही सेम फार्मूला था कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर इक्वल नंबर पे वॉल्यूम है तो क्या होंगे इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो अगर इक्वल नंबर के पार्टिकल्स होंगे तो इक्वल नंबर का क्या होगा वॉल्यूम होगा। उसी कंसेप्ट को यूज करके अवगाद्रो ने क्या किया, अगर उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा जाए, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन, अब प्रेशर कितना 1 बार, अगर इस कंडीशन पे रखा जाए किसी भी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो टोटल कितना वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। और इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मतलब एक बात तो फिक्स है कि अगर एक मोल सबस्टांसेस है, एक मोल सबस्टांसेस है, तो उसमें 22.4 लीटर गैस होगा या लिक्विड होगा, 22.4 लीटर गैस और लिक्विड एट एसटीपी की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और प्रेशर हमारा क्या होगा 1 बार। तो इस कंडीशन पे जो भी
1 मोल में वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। आप इसको याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अब हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मोल? तो मोल कैलकुलेट करने के पास हमारे पास जो रिलेशन है, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। जैसे मास के बेसिस पे था गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसी तरीके से मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमेशा कितना लिखना है 22.4 लीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2.24 लीटर सबस्टांसेस है, कैलकुलेट मोल। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट लिख सकते हैं कैसे, गिवन वॉल्यूम क्या है 2.24 लीटर, अब मोलर वॉल्यूम क्या है 22.4। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। तो 0. क्या है 1 मोल है। मोल एक बात बता दूं आपको कि मोल क्या है, खुद यूनिट है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। सपोज आप इसको लीटर में डिनोट कर रहे हैं तो ये भी लीटर में होगा, तो लीटर से लीटर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो मोल एक खुद यूनिट है, इसका कुछ यूनिट नहीं होता है। तो आप इस बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट और है कि हाँ ये कैसे है, मोल में 1 मोल में 22.4 लीटर कैसे है, तो आप इजिली इसको इस वे से आप समझ सकते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए अगर हम उस बेसिस पे मोल कैलकुलेट करना चाहें तो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवगाद्रो नंबर। अवगाद्रो नंबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी दिए जाएंगे उसको आपको क्या करना है, अवगाद्रो नंबर से क्या करना है, डिफाइन कर देना है। जैसे क्वेश्चन है कि कोई सैंपल है इसमें 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैं, कैलकुलेट मोल। तो मोल इक्वल टू क्या है, गिवन मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा इतना ही है और उसको अवगाद्रो नंबर से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कट जाएगा हाफ, यानी हाफ मोल। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, मोल कैलकुलेट कर सकते हैं मास के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे। मास के बेसिस पे गिवन मास अपॉन मोलर मास, पार्टिकल्स के बेसिस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई अवगाद्रो नंबर, वॉल्यूम के बेसिस पे वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो इस 3 वे है हम इजीली क्या कर सकते हैं, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।